नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं पी न्यूज चैनल, खबरों का बादशाह। कल एक बड़े ही दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद प्रदेश में भूचाल सा गया है। कई बुद्धिजीवियों द्वारा फर्जी एनकाउंटर के संदर्भ में पुलिस पर आरोप जड़ा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर करके कई खाकी और खादियों के गिरहबान को बचा लिया। वहीं दूसरी ओर एक तबका और भी है जो सरकार के इस रवैये का समर्थन करता है। सोशल मीडिया पर एक तबका जातिगत टिप्पणी करने में लगा हुआ है कि ब्राह्मण मारा गया और ब्राह्मणों को इसलिए तकलीफ है। मैं उस तबके को अपने माध्यम से कहना चाहूंगा कि किसी भी अपराधी का कोई जाति, धर्म या मजहब नहीं होता। कोई अपराधी हिंदू मुसलमान नहीं होता, कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं होता, तो उस अपराधी के लिए किसी ब्राह्मण का नाराज होना मुमकिन ही नहीं है। और वहां पर जिस अपराधी ने खुद 80% ब्राह्मणों को मारा हो, लेकिन आखिर लोग एनकाउंटर से नाराज क्यों हैं? लोग इसलिए नाराज हैं, बहुतायत जनता इसलिए नाराज है क्योंकि यह दुर्दांत अपराधी जिसके ऊपर 60 से ज्यादा मुकदमे थे, जिसमें दर्जनों संगीन मुकदमे दर्ज थे, ऐसे अपराधी को आखिर कौन नेता संरक्षण दे रहा था? कौन ऐसे बड़े पुलिस के अधिकारी संरक्षण दे रहे थे जिसने अपने आपराधिक साम्राज्य को इतना बड़ा बना लिया? और मैं इस बात को कहने में कतई गुरेज नहीं करता कि इस दुर्दांत अपराधी के पीछे कई बड़े सफेद पोशों का हाथ है, चाहे वह समाजवादी पार्टी के हों, चाहे वह बसपा के हों, चाहे वह कांग्रेस को हों, चाहे वह सत्ताधारी पक्ष भाजपा के ही हों। लेकिन यह तय है कि बड़े सफेद पोशों का इस दुर्दांत अपराधी पर वरद हस्त था और यह भी तय है कि बड़े से बड़े पुलिस अधिकारी इसको संरक्षण दे रहे थे। मारा वही गया जिस अधिकारी ने ईमानदारी दिखाई, वह निर्दोष सीओ जिसने इसके और भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, वह निर्दोष पुलिस ऑफिसर जिसने ईमानदार अफसर के कहने पर रात में दुर्दांत के गिरहबान पर हाथ डालने की कोशिश की। अगर बड़े नेताओं का संरक्षण न होता तो एसएसपी को इतनी बार पत्र लिखा गया तो उस पर थाना अध्यक्ष का कब का ट्रांसफर हो चुका होता। जो पूरी इंफॉर्मेशन उस अपराधी को देता था। लोग इस फर्जी एनकाउंटर से इसलिए भी नाराज हैं कि अगर इस अपराधी को ला करके इसका नार्को टेस्ट कराया जाता तो पता नहीं कितने सफेद पोशों के काले चिट्ठे खुल जाते, पता नहीं कितने अशोक चक्र लगी वर्दियां उतर जाती। बस तकलीफ यही है, जिन सफेद पोशों ने, जिन वर्दीधारियों ने विकास दुबे को अपना दामाद बनाया, आज उसी सफेद पोशों ने, उसी वर्दीधारियों ने अपने गिरहबान को बचाने के लिए उसको फर्जी एनकाउंटर में मरवा दी। मैं उन 8 ईमानदार और निर्दोष शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए यह कहना चाहता हूं कि शहीद पुलिसकर्मियों, यूपी पुलिस आपको सच्ची श्रद्धांजलि कभी नहीं दे पाएगी। जो आपके प्राण के सच्चे सौदागर थे, आपके विभाग ने उन्हीं लोगों को बचाने के लिए पूरा का पूरा सबूत नष्ट कर दिया। उन सफेद पोशों को बचाया गया, उन नौकरशाहों को बचाया गया जिन्होंने आपके शहीद होने का ताना बाना बुना। लेकिन मुझे इस बात का फख्र है कि आपने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए एक दुर्दांत को उसका अंजाम दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, न्यौछावर कर दिया। आज मैं अपने इस विश्लेषण रिपोर्ट के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि आखिर यूपी पुलिस द्वारा गढ़ी गई स्टोरी और असलियत में कितना फर्क है। सबसे पहले मैं आपको इस एनकाउंटर के बारे में पूरी डिटेल देना चाहता हूं जिसमें कुछ प्रमुख सवाल पैदा हुए हैं। मैं उन सवालों की बात करता हूं, उसके बाद आप स्वयं अनुमान लगाएं कि आखिर इन सवालों के बाद यह एनकाउंटर फर्जी है या सही। सवाल नंबर 1, मीडिया की सारी टीम को टोल प्लाजा के बाद नाकेबंदी करके क्यों रोका जाता है? और जब मीडिया की टीम यह सवाल करती है कि उन्हें क्यों रोका गया है, तब यह बताया जाता है कि यह कोविड-19 का रूटीन चेकिंग है, जबकि वहां पर कभी इस तरह की नाकेबंदी करके कोविड-19 की रूटीन चेकिंग हुई ही नहीं है। और नाकेबंदी भी इस तरह की गई जैसा कि किसी बड़े आतंकवादी को रोकने के लिए किया गया हो। एक पैदल वाला भी उस रास्ते से ना गुजर सके। ये कितने बजे से चल रहा है? पत्रकारों की गाड़ी ही रोकी गई है इसमें कारण। पत्रकारों को रोका क्यों नहीं गया? नहीं, आप लोगों ने रोका इसलिए है कहीं ना कहीं तो आप जा सकते हैं भाई, आपको किसी ने रोका? जानबूझ कर क्यों रोका गया है? क्यों प्राइवेट, अभी तक प्राइवेट गाड़ियां नहीं चेक हो रही थी?
चेकिंग की जा रही है। पहले से यहाँ बैरियर लगा हुआ है, यहाँ पे परमानेंट रायपुर बैरियर परमानेंट चल रहा है। इसके पहले नहीं था, हम लोग कई चक्कर अभी आज यहाँ निकल चुके हैं। ये चेकिंग यहाँ पे प्रॉपर, इस पे रायपुर बैरियर हमेशा चेकिंग होती है। स्पेशली तौर पे मीडिया को क्यों रोका गया है? नहीं रोका नहीं गया, बिल्कुल मीडिया को रोका गया है। मीडिया को आप क्यों रोका है? सवाल नंबर 2, मीडिया के कैमरों में कैद था कि विकास दुबे को टाटा सफारी में बैठाया गया और टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद भी कैमरे की फुटेज है कि विकास दुबे टाटा सफारी में ही है। लेकिन महज 15 किलोमीटर बाद अचानक से एक गाड़ी पलटी दिखाई जाती है और बताया जाता है कि विकास दुबे उसी गाड़ी में था, जबकि पलटने वाली गाड़ी महिंद्रा की TUV 300 है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि 15 किलोमीटर के बीच जबकि बरसात हो रही है, ऐसे में पुलिस वालों को क्या दिक्कत आ गई कि उन्होंने विकास दुबे को उनकी गाड़ी को बदला। लेकिन पुलिस ने यह कहीं भी नहीं कहा कि विकास दुबे के गाड़ी को बदला गया है। पुलिस ने यही कहा कि जो गाड़ी पलटी है विकास दुबे अपराधी उसी में था। यानी इस बयान से पुलिस ने मीडिया के कैमरों में और न्याय प्रणाली की आंखों में सीधे सीधे धूल झोंकने का काम किया है। सवाल नंबर 3, पुलिस का बयान है कि गाड़ी बारिश की वजह से फिसल गई और फिसल करके पलट गई। अब अगर आप गाड़ी की स्थिति देख रहे होंगे तो शायद आप भी इस बचकाना कहानी पर हंस रहे होंगे। यह बात महिंद्रा के इस गाड़ी बनाने वालों से पूछा जाना चाहिए कि भाई यह गाड़ी कैसी बनाई आपने, जो हाईवे पर बारिश में फिसल जाती है और फिसलने के बाद पलट जाती है। ऐसे में इस गाड़ी को खरीदना ही ठीक नहीं है। तो प्रशासन ने आखिर ऐसी गाड़ियां क्यों खरीद रखी हैं जो हाईवे पर बारिश में फिसल जाती हैं और पलट जाती हैं? मुद्दे की बात यह है कि जब हम साइकिल चलाते हैं, जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं या जब हम कार चलाते हैं और कहीं भी फिसलते हैं, गिरते हैं, तो फिसलने के बाद एक बड़ा सा निशान उस फिसलन का बन जाता है। और रही बात हाईवे पर फिसलने की, तो बहुत बार जब आप अपने गाड़ियों से एक्सीडेंट देखे होंगे तो पहियों की रगड़ से सड़कों पर 20 मीटर का लंबा निशान बन जाता है। लेकिन यहाँ ताज्जुब की बात है कि गाड़ी स्लिप हुई, गाड़ी पलट गई, गाड़ी के आसपास या सड़क पर कहीं कोई एक भी निशान या खरोच नहीं दिखता है। आपकी भी गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल कभी बारिश में स्लिप हुई होगी और वह भी 90 की स्पीड में, तो मेरा अनुमान है कि कम से कम 10 से 20 मीटर तो स्लिप होना ही चाहिए। लेकिन यह गाड़ी ज्यादा फिसलती भी नहीं है। गाड़ी की स्थिति और सड़क की दूरी देखने से लगता है कि गाड़ी को खड़ा करके बस उसे पलट दिया गया है, ना कि गाड़ी खुद फिसली है और ना गाड़ी उल्टी ही है। कहीं कहीं ऐसा भी बयान सुनने को मिला कि अचानक सड़कों पर गाय भैंस आ जाती है और उस गाड़ी से टकरा जाती है, उस गाय भैंसों के टकराने से वह गाड़ी पलट जाती है। अब एक सवाल सरकार पर इस झूठ से लग जाता है कि पहली चीज, पूरा देश चिल्ला रहा है और उत्तर प्रदेश में तो ज्यादातर यह समस्या है कि आवारा पशुओं से किसानों की खेती नष्ट हो रही। इसका मतलब आज भी आपने आवारा पशुओं को कंट्रोल नहीं किया, वो सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ये तो सरकार के झूठ की मैं बात बता रहा हूं। सच्चाई यही है कि वहां कोई पशु, कोई गाय, कोई भैंस नहीं था। क्योंकि अगर गाय, भैंस, पशु होते तो वहां पर यह सिचुएशन बनती कि उनके पैरों के निशान होते, गाड़ी को भी चोट आती और उसके साथ साथ उन पशुओं को भी चोट आती जो 90 की स्पीड में चल रही गाड़ियों से टकराते। सवाल नंबर 4, सड़क के किनारे रेलिंग बनी हुई है और यह गाड़ी वही फिसलती है जहां 2 रेलिंग के बीच महज 5 मीटर का गैप है। यानी दोनों रेलिंग को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि यह गाड़ी जानती है उसे फिसलना है कहां। जहां फिसलेगी वहां उसको नुकसान नहीं होना है। यूपी पुलिस की स्टोरी में इत्तेफाकों का ढेर है और यह भी महज एक इत्तेफाक है कि गाड़ी वही फिसलती है जहां 2 रेलिंग के बीच छोटा सा गैप होता है। सवाल नंबर 5, पुलिस यह कहती है कि अपराधी विकास दुबे गाड़ी पलटने के बाद एक इंस्पेक्टर का बंदूक छीनता है और फिर वह पलटी हुई गाड़ी के विंडो से बाहर निकलता है। अब एक सच को छुपाने में पुलिस ने अपने ही ऊपर एक बड़ा दाग लगा दिया। जरा सोचिए, क्या एक अपराधी के साथ बैठा हुआ इंस्पेक्टर अपने सर्विस रिवॉल्वर को इतने लापरवाही से रखता है कि उससे वह अपराधी रिवॉल्वर छीन लेता है? और पुलिस विभाग में ऐसे भी इंस्पेक्टर हैं जिनकी एक क्षमता नहीं कि एक अपराधी से अपने रिवॉल्वर सुरक्षित कर पाए। अच्छा, मजे की बात तो यह है कि वह इंस्पेक्टर अकेला नहीं है उस गाड़ी में,
उसके साथ 5-6 पुलिस वाले भी मौजूद हैं। वह अपराधी अकेला इन 5-6 पुलिस वालों पर भारी पड़ रहा है। शर्म नहीं आ रही इस स्टोरी से पुलिस वालों को। खैर छोड़िए, आगे की कहानी सुनिए। सवाल नंबर 6, पुलिस ने कहा कि अपराधी विकास दुबे सर्विस रिवॉल्वर छीनने के बाद बाहर निकला और फिर वह भागा। फिर पुलिस वालों ने उसे दौड़ाया, सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने पुलिस पर ही हमला कर दिया और फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा करते हुए उसे ढेर कर दिया। इसमें 2 अंतरंग सवाल और हैं। पहला यह कि जब गाड़ी फिसलती और पलटती, वह अपराधी बंदूक छीनकर बाहर आता और भागता। आखिर तब तक वह 10 गाड़ियों के पुलिस वाले कहां थे जो काफिले में साथ चल रहे थे। मतलब यह कि पुलिस वाले इतने आलसी थे कि अपराधी की गाड़ी फिसली, पलटी, उसने बंदूक छीनी और वह बाहर निकला और भागा। तब तक यह लोग अपनी गाड़ियों के दरवाजे खोलकर बाहर नहीं आ सके थे। इससे उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी सफलता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। दूसरा यह कि अपराधी लंगड़ा था, यानी वह ठीक से चल नहीं सकता था, जिसे पुलिस ने भागना दिखाया। महाकाल मंदिर परिसर के वीडियो फुटेज से यह स्पष्ट हो रहा है कि अपराधी ठीक से चल नहीं पाता। पुलिस यहां पंगुम लंघयते गिरिम को चरितार्थ कर रही है। अब आप सोचिए, बरसात हो रही है, कीचड़ है, फिसलन है, और ऐसी फिसलन है जहां गाड़ियां हाईवे पर से फिसल जाती हैं। ऐसे में एक अपराधी जो ठीक से चल नहीं पाता, वह उस कीचड़ में, उस फिसलन भरे मिट्टी में भागने का प्रयास करता है। वाह क्या कहानी है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि लोग फिसलन वाली जगह में, मिट्टी में ठीक से चल नहीं पाते, और पुलिस यहां फिसलन वाले मिट्टी में एक अपराधी को 50 पुलिस वालों के बीच से भागने की कहानी बनाती है। सवाल नंबर 7, भागते हुए अपराधी के सीने पर गोली लगती है, ऐसा पुलिस बता रही है। अब आप विचार करिए, 4 गोलियों में 3 गोलियां सीने पर लगी हैं और लगभग बिल्कुल पास पास। जब कोई अपराधी भागता है तो उसका पीठ पुलिस की तरफ होगा या सीना? यह आप अपने आप में भी सवाल कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा सवाल है। अब जहां इतना इत्तेफाक है कि गाड़ी हाईवे पर फिसल सकती है, फिसल करके 2 रेलिंग के बीच बिल्कुल सड़क के करीब पलट सकती है, अपराधी आसानी से हथियार छीन सकता है, तो महज यह भी इत्तेफाक हो सकता है कि अपराधी भी बैक गियर में दौड़ता हो। जबकि ज्यादातर एनकाउंटर में सबसे पहले अपराधी के पैर में गोली मारी जाती है ताकि वह भाग ना सके, और यहां तो सीधे सीने में गोली मारी गई ताकि अपराधी बच ना सके। इस फर्जी एनकाउंटर में बहुत सारे सवाल हैं, जिन सवालों का यूपी पुलिस तार्किक रूप से जवाब देने में असमर्थ है। मौकाए वारदात जब प्रेस की गाड़ियां वहां पहुंचती हैं, वह गाड़ी मात्र पलटी हुई दिखती है और एसटीएफ का एक सिपाही बताता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, इसी में विकास बैठा हुआ था, उसे लेकर के अस्पताल जाया गया है। उसके अपने बयान में एक भी बार एनकाउंटर या गोली चलने का जिक्र नहीं है। दूसरा, वहां कुछ ऐसे प्रत्यक्षदर्शी हैं जो तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस ने उनको भगा दिया। प्रेस वालों ने सवाल किया तो उन्होंने बताया कि यहां गाड़ी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। हाँ, गोलियों की आवाज जरूर सुनाई पड़ी है। आपको यह भी बता दें कि पुलिस ने उस सड़क को दोनों तरफ से सील कर रखा था, तब तक जब तक कि इस फर्जी एनकाउंटर को अंजाम तक न पहुंचा दिया जाता। मैंने आपको सभी सवाल बता दिया। अब आप निर्णय करिए कि यूपी पुलिस ने जो कहानी गढ़ी है वह सही है, या जो सोशल मीडिया पर और तमाम लोगों के माध्यम से यह फैल रहा है कि यह फर्जी एनकाउंटर है। हर एनकाउंटर मामले की मजिस्ट्रेट जांच होती है, लेकिन उन जांच की रिपोर्टों का अब कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जहां सत्ता, शासन, पुलिस और उनके आला कमान इस स्टोरी को लिख रहे हों, तो फिर उस स्टोरी को झूठा साबित करने वाला कौन अधिकारी होगा? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को अब कोई एक नया कहानीकार, नया लेखक रख लेना चाहिए, क्योंकि वह जिस कहानी पर काम करती है वह सोशल मीडिया पर पहले ही छप जाया करती है। कोई नया कहानीकार हो, जिसके पास सस्पेंस हो, लिखने का अनुभव हो, जिसके कलम में खामियां ना हो, जिसकी कहानियों पर हुए कारनामों के बाद कोई कमी ना पकड़ी जाए। कम से कम एक अच्छा कहानीकार नियुक्त कर लीजिए। ये पब्लिक है, जान ना पाए आपकी कहानी, ऐसा सस्पेंस रखिए। आपकी घिसी पिटी पुरानी स्टोरी से पूरे देश में उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम खराब हो रहा है।
फिलहाल जो भी हो, हमारे इस विश्लेषण को देखने वाली जनता और लोग यह फैसला करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या अच्छा किया क्या बुरा। यह जो खाकी और खादी वाले लोग आज इस मामले में बच गए हैं, या फिर एक नया विकास दुबे तैयार करेंगे, या फिर एक क्राइम की नई कहानी लिखेंगे और उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश बनाए रखने में पूरा सहयोग करेंगे। मुझे पता है कि मेरे इस विश्लेषण स्टोरी के बाद मुझ पर तमाम फर्जी मुकदमे हो सकते हैं। किसी लड़की को पकड़ करके मुझ पर उसके शोषण का इल्जाम लगाया जा सकता है, लेकिन यह बात पहले तय कर लेना होगा कि यह कलम डरने वाली नहीं है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम वही लिखेंगे जो हकीकत होगा, जो हर मन की बात होगी, जो हर जन की बात होगी। और मैं राष्ट्र कवि दिनकर जी की इस एक लाइन से अपनी स्टोरी को समाप्त कर रहा हूं। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। और मेरी भी एक लाइन कि सच को सच कहने का मादा रखिए, सच को सच कहने का मादा रखिए, लहरों में बहने वाले कूड़ों के ढेर होते हैं। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण, हमारी यह स्टोरी पसंद आती है तो आगे शेयर करने का काम आपका है। हमारी बात, अपने दिल की बात आप भारत के लोगों तक पहुंचाएंगे, ऐसी हमें अपेक्षा है, ऐसा हमें उम्मीद है। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पी न्यूज चैनल, खबरों का बादशाह।